रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज के विशेष कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। हम बात करेंगे धान की वैज्ञानिक खेती पर। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रतिमा, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज का हमारा विषय है धान की वैज्ञानिक खेती। सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को बताएं कि धान की वैज्ञानिक खेती करना कितना लाभकारी है, क्यों करनी चाहिए किसान भाई बहनों को धान की खेती। बिल्कुल प्रतिमा, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, धान जो है जिसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा होता है, ये ग्रेमनी और या पोएसी कुल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। और अगर खाद्यान्न की बात करें तो खाद्यान्न में धान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है और विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है उसका जो दैनिक भोजन होता है वो चावल के रूप में ही होता है। और चावल प्रतिमा हमारी संस्कृति में भी इसकी पहचान है। बिना रोटी चावल के पूजा नहीं होती है और माथे पे तिलक भी जो है चावल का ही लगाया जाता है। यहाँ तक कि जो नए नवविवाहित जोड़ा होता है उनके ऊपर जो अक्षत की जो वर्षा होती है उसकी भी आज परंपरा है। तो विश्व में अगर खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से चावल के फसल की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। और पूरे विश्व में करीब 60% आबादी जो होती है वो उसका जो आधार है, भोजन का जो आधार है वो चावल ही है। और देश की जो है 60 से 65% जनसंख्या जो है प्रमुख रूप से चावल पर भी निर्भर है। तो इस दृष्टि से देखें तो धान एक ऐसी फसल है जिसे कि समुद्र तल से नीचे हिमालय की चोटी तक, भूमध्य सागर के दोनों ओर काफ़ी दूरी तक, गहरे पानी से लेके वर्षा आधारित जो शुष्क क्षेत्रों में, कई तरीके के तापमान में, अम्लीय मिट्टी से लेकर के क्षारीय मिट्टी में, सीधी बुआई से लेकर के रोपाई, ये सब जो विभिन्न तरीके की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में धान की खेती बड़ी ही सुगमतापूर्वक की जाती है हमारे भारत में। तो चावल का जो प्रयोग होता है वो कई प्रकार के उद्योगों में भी किया जाता है, क्योंकि इसमें स्टार्च जो है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कपड़ा उद्योग में भी इसका बहुत प्रयोग होता है। जो धान का पुआल होता है प्रतिमा, उसका प्रयोग जो है जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है। जो धान की कुटाई के बाद जो इसकी जो भूसी निकलती है, वो भूसी का प्रयोग पशु पक्षियों को खिलाने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ धान की जो भूसी होती है उससे जो है तेल निकाला जाता है और वो तेल जो है हम लोग अपने खाने में प्रयोग करते हैं। इस तेल का उपयोग कई बार साबुन बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा चावल का जो है उपयोग जो है अल्कोहल के निर्माण में भी किया जाता है। तो चावल को जो है अधिकांशता अपने यहाँ हम लोग जो है उबाल करके खाते हैं, जिसे देसी भाषा में भात बोलते हैं। तो इसका उपयोग कई रूपों में किया जाता है, पोहा में, मुरमुरा में, ठीक है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो चावल जो है, धान जो है, हमारे जीवन में इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इसकी वैज्ञानिक खेती इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमें इस बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरना है। जैसा कि हमने बताया कि 60 से 65% आबादी जो है उसका मुख्य भोजन चावल है। तो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी जो खेती योग्य ज़मीन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, उसके साथ साथ जो है जो खेती योग्य ज़मीन है वो धीरे धीरे कम ही होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो एक गवर्नमेंट आंकड़े के आधार पर अगर देखें प्रतिमा, तो आज के समय में जो है एक आदमी के ऊपर जो है 0.1 हेक्टेयर भूमि है जो कि उसका पेट भरने के लिए उतनी ही ज़मीन उसके पास है। तो हम अगर अपनी खेती को, हमारे किसान भाई अपनी खेती को वैज्ञानिक ढंग से करके जो है प्रोडक्टिविटी को, पैदावार, कम से कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम आने वाली जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारे जो लोग हैं, हम उनका भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई भी खेती जो करें वो वैज्ञानिक ढंग से करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले पाएँ। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ। बिल्कुल। आज डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं धान की वैज्ञानिक खेती पर, और जब धान की खेती की बात होती है
तो भूमि का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो किसान भाई बहनों को बताएं कि धान की वैज्ञानिक खेती करते समय उन्हें किस तरह की भूमि का चयन करना चाहिए। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए धान की खेती के लिए भारी दोमट मिट्टी जो होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है और इसकी खेती हल्की अम्लीय मृदा मिट्टी से लेकर के क्षारीय मिट्टी में भी की जा सकती है। अगर धान मिट्टी का पीएच जो है 4.5 से लेकर के अगर 8 के बीच में आता है तो इसमें धान की खेती हमारे किसान भाई बड़ी ही सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि धान की उत्पादकता कम होने के क्या क्या कारण होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा प्रतिमा। देखिए किसी भी फसल की जो पैदावार होती है, जो उत्पादकता होती है, वो कई सारे कारक पे निर्भर करती है, कई सारे फैक्टर्स पे निर्भर करती है। जैसे कि बीजों का चुनाव हो गया, बुआई का समय हो गया, इसके साथ साथ किस तरीके की मिट्टी में हम उसकी बुआई कर रहे हैं, साथ के साथ जो एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस हैं, जो शस्य क्रियाएं हैं, उसमें कितनी मात्रा में हमको खाद देना है, कब देना है, कितनी मात्रा में सिंचाई करनी है और हमारे अपने खेती में जो है कीड़ों का या बीमारियों का प्रबंधन कैसे करना है, रोकथाम कैसे करना है, ये सब जितने भी फैक्टर्स हैं इनको जब हम एक समुचित तरीके से सबका कॉमन तरीके से सबका जो है समाधान करते हैं तब हम एक अच्छा पैदावार ले पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, चूँकि ये बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके पैदावार को, अच्छी पैदावार के लिए को निर्धारित करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कुछ त्रुटियां जो हो जाती हैं, उन्हीं त्रुटियों वही त्रुटियां जो है धान की उत्पादकता को कम करने के प्रमुख कारण होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पर सबसे पहले जैसे मैंने बताया बीज, तो बीज का चुनाव करने में जो है सबसे ज़्यादा सावधानियाँ रखना चाहिए, क्योंकि अगर बीज अच्छा होगा वहीं से हमारे अच्छे खेत के पैदावार की एक नींव पड़ेगी जो है जी। तो बीज के चुनाव करने के लिए सबसे पहले तो किसान भाइयों को चाहिए कि उनके क्षेत्र में जो अनुशंसित किस्में हैं उन्हीं का जो है चुनाव करना चाहिए। साफ़ सुथरा बीज लेना चाहिए और ऐसा बीज का चुनाव करना चाहिए जो नमी से मुक्त हो। बीज जो है पूरी तरीके से पका होना चाहिए जिसमें बेहतर अंकुरण की क्षमता हो। इसके साथ साथ जो है अनुशंसित जो फफूंदनाशक है या कीटनाशक है उससे बीज का उपचार जरूर करना चाहिए और बेहतर तरीके से जो भंडारित बीज है उसका चुनाव करना चाहिए। तो सबसे पहला जो फैक्टर है कि सही बीज का किसान भाइयों को चुनाव करना चाहिए। दूसरा जो पैदावार उत्पादकता को कम करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है कि जो नर्सरी है, जो हम पौध लगाते हैं धान की, कई बार हम देखते हैं कि लेबर नहीं मिलने की वजह से, लेबर इश्यूज़ के कारण वो नर्सरी का उम्र जो होता है वो नर्सरी के खेत में ही ज़्यादा हो जाती है। 1 महीने की नर्सरी, 1.5 महीने की नर्सरी हो जाती है। तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब नर्सरी की उम्र जो है पौधशाला में ही ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें कल्ले जो फुटाव करने की जो क्षमता है उसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी नर्सरी की, कल्ले फुटाव की क्षमता कम होती जाएगी। तो कल्ले फुटाव की क्षमता कम हो जाएगी तो जो बालियां हैं जिसमें कि जो है प्रोडक्टिव टिलर्स जो हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, जिससे कि पैदावार ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जी। तीसरी चीज़ जो मुझे ध्यान में आती है कि जो उर्वरक का प्रबंधन करना है वो जो है एक इंटीग्रेटेड तरीके से उर्वरक का प्रबंधन करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने केवल एक ही खाद जैसे सपोज करो यूरिया का ही ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया या DAP का ही इस्तेमाल कर लिया। किसान भाइयों को ये समझना होगा कि हमारे खेत में धान की खेती करनी है तो हमारे खेत में किन उर्वरकों की, किन तत्वों की कमी है वो मिट्टी के जांच से पता चलेगा। तो मिट्टी का जांच करा करके मिट्टी में उपलब्ध उर्वरकों या तत्वों की मात्रा के आधार पर अगर हम पौधे को न्यूट्रिएंट सप्लाई देंगे तो हम उससे अच्छी पैदावार ले पाएंगे, जो कि ज़्यादातर किसान भाई आज के समय में भी अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा एक गैप का एरिया है। चौथा जो मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि सही समय से सिंचाई जैसे कल्ले फूटने की अवस्था है या दाना जो भरने की अवस्था होती है, उस अवस्था में अगर हम धान में पानी नहीं लगा पाते हैं तो पैदावार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जब कल्ले फूटने वाली अवस्था हो या दाना भरने वाली जो अवस्था होती है उस समय सूखे जैसी स्थिति ना पड़ने पाए। इसके बाद अगर
जो कीड़े लगते हैं या जो बीमारियां लगती हैं, इनका अगर हमें ज्ञान होगा कि कौन सी बीमारी किस समय पे आती है, कौन से कीड़े किस समय पे आते हैं, और उनका हम पहले से ही अगर समाधान कर देंगे तो हमारी फसल जो है उन कीटों और बीमारियों से मुक्त हो जाएगी। तो ये फसल की पैदावार को जो है बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे ना प्रतिमा, तो निश्चित रूप से जो किसान भाई धान की अच्छी पैदावार ले पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे अब जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं धान की वैज्ञानिक खेती पर, तो अब हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि अच्छी उपज देने वाली प्रजातियों के नाम क्या क्या होते हैं। देखिए, मार्केट में, बाज़ार में जो है प्रतिमा कई तरीके का बीज उपलब्ध है। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि हमें जो धान की खेती करना है उसका उद्देश्य क्या है। हमें अपने खाने के लिए लगाना है या हमें जो है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें धान की खेती करनी है, या और उसके साथ साथ जो है हमारी ज़मीन कैसी है, हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था कैसी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है बीज का चुनाव करना है। अब कुछ अच्छे बीज जो बाज़ार में उपलब्ध हैं जिसका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं, इंडोरामा से ही वो बाज़ार में उपलब्ध कराए गए हैं। उसमें जो सबसे अच्छा रिसर्च बीज जो मुझे ध्यान में आता है उसका नाम सोना है, सोना के नाम से आता है, और ये 6 किलो की पैक साइज़ में उपलब्ध है। अगर बीज दर की बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है हमारे किसान भाइयों को लगाना चाहिए। और सोना के अगर परिपक्वता की बात करें प्रतिमा, तो 122 से 125 दिन में ये पक करके तैयार हो जाती है। इसकी कुछ खासियत ये है कि ये सभी तरीके की जो मिट्टी होती है और वातावरण में अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है, खाने में स्वादिष्ट है और अपेक्षाकृत कम पानी में भी अच्छी उपज देने की क्षमता रखती है। इसके अलावा दूसरी रिसर्च वैरायटी रुद्रा के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, जिसको किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो उपलब्ध पैक साइज़ है वो 3 किलो के पैक साइज़ में बाज़ार में उपलब्ध है। इसका भी बीज दर सोना की ही तरह 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना है। इसकी परिपक्वता 130 से 135 दिन के बीच में होती है। इसकी लाभ की बात करें तो इसमें जो उत्पादक कल्ले होते हैं प्रतिमा, इसकी संख्या अधिक होती है, खाने में ये भी स्वादिष्ट होता है। और अगर बेहतर प्रबंधन और अनुकूल मौसम में इसकी खेती की जाए तो ये प्रजाति जो है 24 कुंटल से लेकर के 30 कुंटल प्रति एकड़ की उपज देने की भी क्षमता रखती है। और इसमें एक खास बात और है प्रतिमा कि जो अन्य धान की जो प्रचलित किस्में हैं उसकी अपेक्षा में इसमें चावल की रिकवरी ज़्यादा होती है। चावल की रिकवरी का मतलब होता है कि जो धान होता है, धान से जब हम धान को राइस मिल में जा कर के कुटवाते हैं तो उससे जो चावल निकलता है, तो ये देखा जाता है कि 1 कुंटल धान अगर हम ले करके गए तो उसमें से कितना चावल निकला, उसको रिकवरी परसेंटेज बोलते हैं। तो रुद्रा के साथ में रिकवरी परसेंटेज सबसे अच्छा होता है जी। तो ये 2 रिसर्च वैरायटी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा मैं अभी आपको 2 हाइब्रिड और 2 सुगंधित जो है बासमती किस्म के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला हाइब्रिड जो मुझे ध्यान में आ रहा है उसका नाम है BSH4 135 गोल्ड प्लस, और ये वैरायटी बाज़ार में 1 किलो और 3 किलो के पैक साइज़ में उपलब्ध है। किसान भाइयों को इस हाइब्रिड का चुनाव करने में बीज दर जो है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी चाहिए, और इसकी परिपक्वता जो है करीब 130 से 135 दिन के बीच में होती है। इसके प्रमुख इसकी विशेषताएं जो हैं प्रतिमा, ये संकर धान में जो है अधिक उपज देने वाली सबसे प्रचलित किस्म है। और इसके साथ साथ अगर बेहतर प्रबंधन किया जाए और अनुकूल मौसम रहे तो ये प्रजाति 26 कुंटल से लेकर के 30 कुंटल तक उपज देने में सक्षम है। दूसरे हाइब्रिड्स की अपेक्षाकृत जो है ये कम पानी में भी अच्छा उपज देती है। जो गालमिज होता है सीका, उससे लड़ने की क्षमता होती है इसमें जो है। और सबसे खास बात ये होता है इसमें कि चूँकि ये मध्यम लंबाई की होती है, इसका तना जो है मध्यम लंबाई का होता है, तो ये गिरने के प्रति भी जो है बहुत प्रतिरोधी होती है। दूसरी जो संकर धान का बीज जो मुझे ध्यान में आ रहा है वो BSH4 115 गोल्ड के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, और ये जो है केवल 1 किलो के पैक साइज़ में है। और बीज दर यहाँ भी जो है 5 से 6 किलोग्राम
प्रति एकड़ हमारे किसान भाइयों को रखनी चाहिए। इसकी परिपक्वता अवधि की बात करें तो 115 से लेकर के 122 दिन में ये जो है पक करके तैयार हो जाता है। और ये बीज जो है, ये संकर धान जो है, धान और आलू का जो फसल चक्र होता है, जिस जगह पे किसान भाई हमारे धान को काट करके आलू की फसल लगाते हैं, उसके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये कम दिन में तैयार हो जाता है, अपेक्षाकृत पानी कम लेता है और इसके जो सारे दाने होते हैं वो सारे दाने चमकदार होते हैं, आकर्षक होते हैं और एक समान बालियां सारी पक जाती हैं। तो ये दो हाइब्रिड जो मुझे ध्यान में है। इसके अलावा बासमती धान की बात करें तो 2 वैरायटी बाज़ार में उपलब्ध है। एक पहला PB 1121 के नाम से है, जो कि 140 से 145 दिन में जो है पक के तैयार हो जाती है और इसमें बीज दर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ किसान भाइयों को रखना चाहिए। इसकी कुछ विशेषता ऐसी ये है कि जैसे इसका जो चावल होता है वो उसका दाना लंबा होता है, पतला होता है और निर्यात के लिए लोगों के लिए सबसे जो है पहली पसंद होती है। और चूँकि इसकी बाज़ार में अच्छी मांग है, इसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को इसका बेहतर बाज़ार भाव भी मिलने की ज़्यादा संभावना है। दूसरा जो बासमती का किस्म है वो PB 1718 करके आता है। इसका ये भी 10 किलो के पैक साइज़ में उपलब्ध है। बीज दर इसका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ होता है। परिपक्वता अवधि की बात करें तो ये 136 से लेकर के 138 दिन की वैरायटी होती है और ये प्रचलित बासमती किस्म, संशोधित किस्म है ये जो है, और इसका ये भी खाने में बहुत अच्छा होता है। इसकी कुछ विशेषता और हैं, जैसे कि रोग और कीट के प्रकोप जो बासमती की अन्य प्रचलित किस्में होती हैं उनकी अपेक्षा इसमें रोग और कीट का प्रकोप कम होता है प्रतिमा, और बेहतर प्रबंधन और अनुकूल मौसम में इसकी खेती करी जाए तो हमारे किसान भाई बड़े आराम से 18 से 22 कुंटल प्रति एकड़ की उपज जो है इस वैरायटी से, धान की सुगंधित वैरायटी से ले सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट वैरायटीज़ भी हैं, जैसे जो शीघ्र पकने वाली वैरायटियों की बात करें जिसमें नरेंद्र 118 है, नरेंद्र 97 है, साकेत 4 है, पंत शंकर धान 1 है। मध्यम शीघ्र पकने वाली की अगर बात करें वैरायटियों की तो उसमें रत्ना है, पंत धान 10 है, पंत धान 12 और पंत शंकर धान 3 करके आता है। सुगंधित धान भी मार्केट में है, जैसे टाइप 3 है, बासमती 370 है, पूसा बासमती 1 है। ठीक है, तो ये कुछ वैरायटियाँ और हैं जो आप किसान भाई जिनका उपयोग कर सकते हैं अपने यहाँ, मतलब अपनी मिट्टी के सूटेबिलिटी के हिसाब से और अपने यहाँ जिस तरीके का वातावरण है। जी प्रतिमा। जी डॉक्टर साहब, आपसे अब जानना चाहेंगे कि धान की वैज्ञानिक खेती करने के लिए उर्वरक प्रबंधन किस तरह से किसान भाई बहन कर सकते हैं? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए उर्वरक का फसल पोषण प्रबंधन करना सबसे ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि धान की कम पैदावार होने में या उसकी उत्पादकता को कम करने में इस फैक्टर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले तो जब हम लोग किसान भाई खेत को अच्छी तरीके से जुताई करके खेत में जो है बेसल एप्लीकेशन में किसान भाइयों को चाहिए कि NPK जो 12-32-16 बाज़ार में उपलब्ध है वो करीब 75 किलोग्राम लेना है। और अगर NPK के दूसरे ग्रेड्स उपलब्ध हैं जैसे कि 10-26-26 बाज़ार में उपलब्ध है, तो उस दशा में 10-26-26 है तो 90 किलो लेना है। NPK अगर 14-28-14 है तो 85 किलो लेना है। और फास्फेटिक का सोर्स के रूप में अगर DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमारे किसान भाइयों को ये फास्फेटिक फर्टिलाइजर लेना है। दूसरा, इसके अलावा पोटास की अगर बात करें तो जब किसान भाई DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ में MOP 30 किलो का इस्तेमाल करना है। अगर NPK 14-28-14 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो MOP केवल 10 किलो का इस्तेमाल करना है। अगर 10-26-26 NPK का इस्तेमाल किसान भाई कर रहे हैं तो कोई भी अलग से फास्फेट MOP लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो है हमारे किसान भाई जो है 12-32-16 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे 50 किलो पारस नेचुरल पोटास लेने का रिकमेंडेशन दिया जाता है। इसके साथ साथ जो है किसान भाइयों को चाहिए कि मेन खेत में 25 किलो पारस सिलिका, 10 किलो जो है बेंटोस और 5 किलो पारस बीटा डायमंड। तो ये खाद जो है रोपाई खेत में रोपाई करने से पहले हमारे किसान भाइयों को जो है मेन खेत में डाल करके जो है और जो है पडलिंग जिसको बोलते हैं, वो कचड़ा करना, जिसको धान लगाने से पहले पडलिंग जो करते हैं वो प्रक्रिया पूरी कर देनी चाहिए।
उसके बाद धान की रोपाई करने के बाद 20 से 25 दिन के बाद जो है पहली टॉप ड्रेसिंग किसान भाइयों को करना चाहिए। और पहली टॉप ड्रेसिंग में 45 किलो यूरिया, 10 किलो ऊर्जा और 5 किलोग्राम जिंक 33% किसान भाइयों को लेना चाहिए, जिससे कि अच्छा जो है कल्ले का फुटाव अच्छा आए और पौधे को, धान की फसल को जो है पूरा पोषण मिल सके। जो है जब हमारी धान की फसल 45 से 50 दिन की अवस्था में पहुंच जाती है, ये मैं रोपाई के बाद की अवस्था की बात कर रहा हूँ, तो 45 से 50 दिन के बाद यूरिया की दूसरी जो है टॉप ड्रेसिंग किसान भाइयों को करनी चाहिए। और यहाँ भी किसान भाइयों को 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से खेत में जो है छिड़काव करना चाहिए। जब हमारी फसल 55 से 60 दिन की अवस्था पे पहुंच जाती है, जब वहाँ पे जो है बाली निकलने वाली अवस्था हो जाती है, या जो बूटिंग स्टेज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गाभा में आने वाला अवस्था, उस अवस्था में किसान भाइयों को चाहिए कि पारस बोरान B20 जो होता है वो 1 ग्राम पारस बोरान को 1 लीटर पानी में ले करके प्रति लीटर 1 ग्राम जो है पारस बोरान ले करके, और उसके साथ साथ NPK 19-19-19 ये करीब 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेके छिड़काव करना चाहिए। बोरान का रिकमेंडेशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि फूल आने, दाना भरने और चमकदार दाने होने में बोरान का बहुत अच्छा योगदान होता है। इसलिए जो है 55 से 60 दिन की अवस्था पे 1.5 किलोग्राम 19-19-19 और बोरान B20 जो है 1 ग्राम बोरान 1 लीटर पानी में लेकर के खेत के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। जब हमारी धान की फसल जो है प्रतिमा 75 से 90 दिन की अवस्था पे पहुंच जाए, तब आखिरी जो है NPK 13-045 जो आता है, वो 1.5 किलो 13-045 प्रति एकड़ की दर से अगर हमारे किसान भाई छिड़काव करते हैं, तो ये पूरे धान की फसल के दौरान जो है अच्छे से जो है फसल पोषण का प्रबंधन होगा। और ये एक जो है जो मैंने जो फर्टिलाइज़र का डोज किसान भाइयों को बताया है, ये हमारे यहाँ जो शोध कार्यक्रम होते हैं उनके आधार पर ये निर्धारित है, और ये इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रीमियम पैकेज भी है। जी डॉक्टर साहब, आज हम धान की वैज्ञानिक खेती पर बात कर रहे हैं, और अभी आपने बताया कि किस तरह से किसान भाई बहन उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं। अब हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि फसल सुरक्षा उपाय क्या क्या होते हैं। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए फसल की सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि धान की फसल को हमको कीड़े से, बीमारियों से, और उसके साथ साथ जो है अन्य जो है कुछ बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं, इनसे बचाने की ज़रूरत है। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे नर्सरी के किसान भाई नर्सरी का लगाने जा रहे हैं, उस समय सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि अपने बीज को ट्रीट जरूर करें। और ट्रीट करने के लिए उनको क्या करना है, उनको मेंडर 2 से 3 ग्राम मेंडर प्रति किलोग्राम बीज लेकर के बीज को ट्रीट जरूर करना है। उसके बाद नर्सरी लगा देनी है। नर्सरी में चूँकि खरपतवार की भी समस्या आ जाती है, तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि एक एराइजो नाम की दवा बाज़ार में उपलब्ध है। एराइजो दवा जो है 10 ग्राम एराइजो को 15 लीटर पानी में घोल करके अगर नर्सरी के ऊपर छिड़काव करते हैं, तो जो नर्सरी में जो खरपतवार की समस्या है उससे किसान भाई निजात पा जाएंगे। इसके बाद हमारी नर्सरी अगर तैयार हो गई, अब हम नर्सरी की रोपाई मेन खेत में जब करते हैं, तो मेन खेत में खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि रेक्टर प्लस 400 मिलीलीटर और 80 ग्राम जो है एराइजो, ये दोनों को मिला करके रोपाई के 0 से लेकर के 72 घंटे के अंदर खेत में अगर डालते हैं, तो खरपतवार का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब जब प्रतिमा हमारी धान की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था पे पहुंचती है, उस समय तना छेदक का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो तना छेदक कीट से जो है अपने फसल को बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को वहाँ पर शक्ति फर्ट का इस्तेमाल करना है। कितना लेना है? 4 किलोग्राम शक्ति फर्ट प्रति एकड़ अगर हम लेते हैं, तो तना छेदक की जो समस्या है, इससे हम अपनी फसल को बहुत ही अच्छे तरीके से बचा पाएंगे।
अब जब हमारी धान की फसल 45 से 50 दिन की अवस्था पे पहुंचती है तो उस समय क्या समस्या आती है? उस समय पत्ती लपेटक वाले कीड़े जो होते हैं उनकी समस्या आती है। पत्तियों को लपेट देते हैं और कई बार जब इन पत्ती लपेटक जो कीड़े होते हैं, जिनके जो लार्वी होते हैं, इनकी समस्या जब ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो आप दूर से देखेंगे कि धान की फसल की पत्तियां पूरी सफ़ेद सफ़ेद कलर की दिखाई देने लगती हैं। तो इन पत्ती लपेटक जो कीड़े हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँ किसानों को, एक शक्तिजन नाम की जो दवा आती है, 60 मिलीलीटर शक्तिजन प्रति एकड़ की दर से अगर स्प्रे करते हैं, अथवा ज्वाइंट 55 के नाम से एक दवा है जिसकी 250 से लेकर के 300 मिलीलीटर की डोज लेनी है, और प्रति एकड़ अगर किसान भाई हमारे परड़ीय छिड़काव करते हैं, पत्तियों के ऊपर उसके छिड़काव करते हैं, तो ये जो पत्ती लपेटक समस्या है इससे बड़े आराम से निजात मिल जाएगी जी। अब जब धान की फसल हमारी 55 से 60 दिन की अवस्था पे पहुंचेगी, तब उस समय क्या होता है? उस समय जो है शीथ ब्लाइट का अटैक होने की संभावना रहती है, तना छेदक के अटैक होने की संभावना रहती है, और इसके साथ साथ प्रतिमा ब्लास्ट या फॉल्स स्मट जो कंडुआ रोग लगता है, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं बालियां काली हो जाती हैं, वो उस पे दाने जो है पूरे काले काले हो जाते हैं, और ये समस्या बहुत ही विकराल रूप ले लेती है। जब एक बार ये बीमारी लग जाती है, कंडुआ रोग लग जाता है, तो फिर किसी तरीके का दवाई स्प्रे करने से वो जाता नहीं है। तो उसका सिंपल तरीका यही है कि हमको, अगर हमारे क्षेत्र में इस तरीके की बीमारी की समस्या है या विगत वर्षों में जो है हमारे क्षेत्र में ऐसी बीमारी आई है, तो हमें चाहिए कि जब हमारी धान की फसल 55 से 60 दिन की अवस्था पे पहुंचती है तो हमको एजूरा 200 से लेकर के 250 मिलीलीटर एजूरा 100 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से अगर छिड़काव करते हैं तो ब्लास्ट और फॉल्स स्पॉट की जो समस्या है इससे निजात मिल सकती है। जो शीथ ब्लाइट की समस्या आती है इसी दौरान आती है 55 से 60 दिन के अंदर। तो शीथ ब्लाइट की समस्या से निपटने के लिए किसान भाइयों को नप्रब नाम की दवा का इस्तेमाल करना है, और 240 मिलीलीटर से लेकर के 300 मिलीलीटर दवा 100 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करने से शीथ ब्लाइट की समस्या से निदान मिल सकता है। जो तना छेदक की समस्या है वो भी इसी समय में आती है, और तना छेदक की समस्या से बचाव करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि नोवा ईएम नाम की जो दवा बाजार में उपलब्ध है, नोवा ईएम 200 से लेकर के 250 मिलीलीटर की का डोज है इसका प्रति एकड़। अगर इसका छिड़काव करते हैं किसान भाई तो तना छेदक की जो समस्या है उससे अपनी फसल को संपूर्ण रूप से बचा सकते हैं। अब आखिरी, जब हमारा धान जो है 75 से 90 दिन की अवस्था पे प्रतिमा पहुंचता है, उस समय बालियां आ चुकी होती हैं या बालियां आ रही होती हैं, बालियों में कई बार दाने भर रहे होते हैं। सब कुछ मेहनत करने के बाद एक आखिरी में एक कीड़ा आता है जिसको बोला जाता है भूरा फुदका। अच्छा। और इस कीड़े का जब अटैक होता है धान की फसल पे तो किसान भाई हमारे जिसके यहाँ भी इस तरीके का कीड़े का समस्या है जो भूरा फुदका होता है, तो ये नोटिस करेंगे कि एक गोलाई की संरचना में खेत में जो है फसल जो है बैठने लगेगी, दबने लगेगी, ऐसे लगेगा कि वहाँ पे पीला हल्का पीलापन आने लगा और फसल का वृद्धि विकास वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे समझ जाना चाहिए कि ये भूरा फुदका का अटैक हो चुका है। और प्रतिमा ये इतना खतरनाक कीड़ा है कि अगर किसान भाई ने हमारे जो है अपनी फसल का एक हफ्ता ध्यान नहीं दिया तो पूरी की पूरी फसल जिसमें बाली अभी आई है, दाने नहीं भराए हैं, वो पूरी की पूरी फसल खड़े खड़े पूरी सूख जाएगी, पूरा पैरा या पुआल हो जाएगा। तो ये इसलिए इतना ज़्यादा ये समस्या है कि सब कुछ मेहनत करने के बाद अब हार्वेस्टिंग करने काटने का जब समय आ रहा है, काटने के समय के हम बहुत करीब हैं, उस समय इस बीमारी का अटैक होता है, ये भूरा फुदका का अटैक होता है। तो इससे बचाव करना बहुत ज़रूरी है। और इससे बचाव करने के लिए इसका जो है एक पायरोजिन नामक दवा बाज़ार में आती है। पायरोजिन दवा को की जो है 120 ग्राम डोज 100 लीटर पानी में घोल करके अगर हम अपने धान की खड़ी फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये जो भूरा फुदका नामक समस्या है इससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरे किसी और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार देखा गया है प्रतिभा कि उस इंसेक्टिसाइड से, उस कीटनाशी से पौधे के अंदर जो है ना प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है, तो वो कीड़ा मरता नहीं है। और ये कीड़ा क्या होता है, पौधों का रस चूसता रहता है, रस चूस करके पूरा सुखा देता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें
कोई ऑप्शन नहीं चुनना है कि कोई दूसरी और दवा का इस्तेमाल लाओ कर लेते हैं, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं चुनना है, हमको पायरोजिन ही डालना है और 120 ग्राम की डोज में लेके डालना है और इस कीड़े से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये पूरा आपको मैंने जो है फसल सुरक्षा का उपाय, धान की जो फसल सुरक्षा का उपाय है वो मैंने आपको बताया। जी प्रतिमा जी, तो किसान भाइयों बहनों, आपने सुना कि किस तरह से आप फसल सुरक्षा अपनाकर अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो अपनी फसलों का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, यहाँ आने के लिए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिमा। तो किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ थे इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। हर बार एक नए विषय के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ होंगे उपस्थित। दीजिए अनुमति। नमस्कार।